Today we will explain the question answers of chapter 2, sectors of Indian economy. As your PT2 will be in subjective form. Question answer subjective form में आएंगे ना कि objective. लेकिन term 1 objective है. So read your chapter thoroughly. Yes. Sectors of the Indian economy. Sectors क्या होते हैं बेटा? किसी भी इकोनॉमी के अंदर, इकोनॉमी मीन्स अ पैटर्न. किसी भी कंट्री में जो ऑक्यूपेशन पैटर्न होता है उसे हम कहते हैं इकोनॉमी. फॉर एग्जांपल, इंडिया इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. भारत एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है. मतलब ज्यादातर लोग जो है, मोर देन 50% पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. सो दैट इज व्हाई इंडिया इज एग्रो बेस्ड इकोनॉमी. अगर हम बात करें फ्रांस की, ब्रिटेन की, दे आर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, क्योंकि वहां पर इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा है और चीजें जो है, लोग जो मैक्सिमम काम करते हैं वो सेकेंडरी सेक्टर में इन्वॉल्व है या सभी सेक्टर में इन्वॉल्व है. सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी मींस दे आर बेसिकली 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी: प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी. हमारे 3 सेक्टर्स हैं. पहला प्राइमरी. प्राइमरी मींस लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज जितनी भी होती हैं, वेदर माइनिंग, डेयरी फार्मिंग, एग्रीकल्चर, फिशिंग, ये सारी की सारी हमारी किसके अंदर आती हैं? प्राइमरी एक्टिविटीज के अंदर. लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज आर इन्वॉल्व इन द प्राइमरी सेक्टर. जो भी जमीन से जुड़े हुए काम है, चाहे माइनिंग का है, चाहे खेती का है, चाहे डेयरी फार्मिंग का है या फिशरीज है, मछली पालन है, ये सारे के सारे हमारे आते हैं प्राइमरी सेक्टर के अंदर. सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहते हैं, क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमारी इंडस्ट्रीज आती हैं. सभी की सभी इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? जब रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम्स में कन्वर्ट कर देते हैं तो उसे इंडस्ट्रियल या मैन्युफैक्चरिंग कहते हैं. ठीक है. इंडस्ट्रीज मींस वो सेक्टर जहां पर की रॉ मटेरियल को वैल्यूएबल आइटम्स में कन्वर्ट किया जाता है. ये पंखा जहां पर बना वहां पर कच्चा लोहा या एल्युमिनियम आया और उसको प्रोसेस करके पंखे में कन्वर्ट कर दिया गया. दैट इज मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्री. सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहते हैं. बेटा थर्ड वन इज सर्विस सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर. ये वो सेक्टर है जो ना तो गुड्स को प्रोड्यूस करता है, ना ही रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी. फाइनेंस, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, हेल्थ, हॉस्पिटैलिटी, एजुकेशन, ऑल दीज आर इंक्लूडेड इन द सर्विस सेक्टर. ये सारी की सारी चीजें जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आती हैं. यू नो वेरी वेल the major components of human resource development. Human resource development के लिए सबसे important components कौन कौन से होते हैं? ऑडिट. people as a resource में पढ़ा था, human resource पढ़ा था या people as a resource पढ़ा था chapter 2 economics 9th class. speak loudly. education and आप knowledgeable तो बहुत है, knowledge बहुत है आपके पास, आप PhD होल्डर हैं, लेकिन यस हेल्थ एंड एजुकेशन, अगर आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी एजुकेशन का भी फायदा नहीं होगा. सो टू मेजर कंपोनेंट्स आर देयर which play an important role in the formation of human capital. These are education and health. You will read more about it in your next classes if you will take economics. तो 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में पढ़े: प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी. प्राइमरी सेक्टर लैंड रिलेटेड एक्टिविटीज, सेकेंडरी सेक्टर इंडस्ट्रियल सेक्टर को कहते हैं और टर्शियरी सेक्टर है सर्विस सेक्टर. ये वो सेक्टर है जो कि कोई चीज बनाता नहीं है, बैंक के अंदर नोट छपते नहीं, लेकिन किसी भी इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए या खेती के लिए बीज खरीदने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ती है. वो कहां से मिलेगा? बैंकिंग सेक्टर से. अच्छे इंजीनियर्स बनाने के लिए हमें अच्छी एजुकेशन की जरूरत है, अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत है, अच्छे साइंटिस्ट की जरूरत है टेक्निक्स डेवलप करने के लिए, व्हिच इज प्रोवाइडेड बाय सर्विस सेक्टर. तो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए थर्ड सेक्टर जो हमारा टर्शियरी सेक्टर है या सर्विस सेक्टर, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी.
आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं तीनों में? यस विनीत डिफरेंशिएट कीजिए तीनों को। तीनों में क्या डिफरेंस है, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी? अभी जब मैंने बोला तो आपका ख्याल नहीं था क्लास, इसीलिए आपको पता नहीं चला। योगेश yes, primary sector involve land related activities, for example agriculture, mining. Secondary sector involve manufacturing, it converts raw material into valuable items, for example industries. And service sector provides the services, or tertiary sector provides the services for the growth of primary and secondary, for example banking, communication, transportation, etc. Sit down, Yogesh. Next, what do you mean by GDP and how it is calculated? GDP क्या होती है बेटा? G means gross, D means domestic, P माने प्रोडक्ट। हिंदी में इसे कहेंगे सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपकी फैमिली की इनकम को कैसे कैलकुलेट करते हैं? आपके फादर जो भी सैलरी अर्न करते हैं एक महीने के अंदर, उससे कैलकुलेट किया जा सकता है कि इस फैमिली की एनुअल इनकम कितनी है। ठीक है, जैसे फैमिली की इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, ऐसे ही पूरी कंट्री की इनकम को कैलकुलेट करने का जो तरीका है या जैसे कैलकुलेट की जाती है उसे हम कहते हैं जीडीपी। एक साल में एक कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर जो भी टोटल प्रोडक्शन हुआ है, यानी कि जो भी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्शन हुआ, जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर या प्राइमरी सेक्टर में प्रोडक्शन हुआ, जो भी सभी सेक्टर का प्रोडक्शन हुआ, तीनों के प्रोडक्शन को मिलाकर हमारा बनता है जीडीपी। और इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन को जब डिवाइड कर देते हैं टोटल इनकम से, तो वो हमारा आ जाता है जीडीपी या पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तीनों ही सेक्टर्स की इनकम को जब हम मिला लेते हैं तो हमारा आता है जीडीपी। और जीडीपी को जब डिवाइड कर दिया जाता है टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन से, तो हमारी प्रति व्यक्ति आय आती है कि एक व्यक्ति एक साल में कितना पैसा कमाता है। एट प्रेजेंट इंडियाज पर कैपिटा इनकम इज 1.27 लाख। एक भारतीय व्यक्ति एक साल में लगभग 1,27,000 रुपए कमाता है। इट इज एन एग्रीगेट, ये एक एग्रीगेट है। जैसे आप मीन मीडियन मॉड निकालते हैं तो मीन के अंदर एवरेज आती है, तो ये एक एवरेज है। वास्तव में ऐसा है नहीं, किसी की सैलरी तो 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, अंबानी की सैलरी तो 25 करोड़ है। एक रिक्शा पुलर जो एक महीने के अंदर 5-7 हजार रुपए मुश्किल से कमाता है। तो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस इन स्टेट। और अगर हम बात करें हरियाणा में, तो हरियाणा में प्रति व्यक्ति आय लगभग 2,38,000 या 2.5 लाख के आसपास है। हरियाणा का प्रति व्यक्ति जो है वो 2.5 लाख रुपए कमा रहा है, ये भी फैक्ट है। ओरिजिनलिटी क्या है? हमने टोटल नंबर ऑफ जितनी भी पॉपुलेशन है हमारी उसको डिवाइड कर दिया हरियाणा की टोटल इनकम से, तो हमारा पर कैपिटा इनकम या प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट हो जाता है। एक साल में एक कंट्री के अंदर जितनी भी टोटल प्रोडक्शन हुई है उसे हम कहते हैं जीडीपी। और इसको कैलकुलेट करने के लिए तीनों सेक्टर जो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, इसमें जो भी प्रोडक्शन हुआ एक साल में उसको हम काउंट कर लेते हैं, तो हमारा जीडीपी आ जाता है। It is calculated by doing the sum of all the production of three sectors in a particular year. जैसे कि जब गेहूं की बुआई होती है तो गांव के अंदर पटवारी आता है, वो ये कैलकुलेट करता है कि कितने एकड़ के अंदर हमने गेहूं उगाया हुआ है। जितनी भी शुगर मिल्स हैं उससे ये डाटा मिल जाता है कि एक साल के अंदर हमने कितनी चीनी का उत्पादन किया है। बैंकिंग सेक्टर से हमें पता चल जाता है कि एक साल में कितने लाख या कितने करोड़ का लोन बैंकों ने दिया है। तो वो सारी इनकम तीनों सेक्टर्स की हम कैलकुलेट करते हैं और उससे निकल आती है हमारी जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे नेशनल इनकम भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रोडक्शन हो रहा है वो किसके लिए हो रहा है? सेल करने के लिए। और सेल करने से क्या मिलती है? इनकम। तो जीडीपी इज आल्सो नोन एज
इम्पोर्टेंस फॉर द ट्रेजरी सेक्टर इन द इंडियन इकोनॉमी। अब आप बताएं कि सभी सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है प्राइमरी और सेकेंडरी की बजाय। ज्योति, ज्योति आप ही का नाम है, भूल गए हो? 3 बार तो बोल चुकी हूँ, आपको सुनाई नहीं दिया। बताएं सर्विस सेक्टर की इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ती जा रही है? खड़े हो, बताएं, खड़े रहे। Many people who are working in the tertiary sector like doctor, banking, engineer are important for our survival. As the population of the primary and secondary sector increases, so there is more need for the tertiary sector. गुड, बट देखिए many people like to work in tertiary sector like as बहुत सारे लोग जो हैं वो tertiary sector के अंदर या सभी सेक्टर में काम करते हैं। एग्जांपल्स क्या एग्जांपल है कपिल? सभी सेक्टर में काम करने वाले लोग कौन से हैं? डॉक्टर, टीचर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, ये सारे के सारे जो है वो सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं बिकॉज दे प्रोवाइड द सर्विसेज। डॉक्टर दवाई बनाता नहीं है, दवाई तो कहाँ बनती है? फैक्ट्री में, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर, लेकिन मैं उसको रिकमेंड कौन करता है? डॉक्टर। वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। हम ट्रीटमेंट लेते हैं, ट्रीटमेंट के लिए जो भी टूल्स हैं वो डॉक्टर ने नहीं बनाए, वो बने तो मैन्युफैक्चरिंग में, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। टीचर्स ने किताब नहीं छापी लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, दैट इज सर्विस। इंजीनियर बिल्डिंग नहीं बना रहा, बिल्डिंग तो मिस्त्री बना रहा है, लेकिन वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। सो जैसे जैसे जो सर्विस सेक्टर इंक्रीज होता जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस भी बढ़ रही है। कैसे? प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए अगर हमें कोई इंडस्ट्री एस्टैब्लिश करनी है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए? पैसा चाहिए। फिर हमें चाहिए इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स जो उसके लिए बनाएंगे नक्शा कि हमारी फैक्ट्री कैसे बनेगी, और फिर वो इंजीनियर्स जो वहां पर प्लांट्स को एस्टैब्लिश करेंगे, फिर वो मैनेजर्स जो मैनेज करेंगे इंडस्ट्री को, और फिर वो मार्केट हमें चाहिए जहां पर हम अपना माल सेल करेंगे। मार्केट तक पहुंचने के लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन हमें ऑर्डर लेने के लिए कम्युनिकेशन चाहिए यानी कि मोबाइल फोन, इंटरनेट एक्सेट्रा। ऑल दीज ये क्या है? सर्विस सेक्टर। सारी की सारी चीजें किस में आई? सर्विस सेक्टर के अंदर। इट मींस प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की डेवलपमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले कर रहा है? सर्विस सेक्टर। तो प्राइमरी और सेकेंडरी जैसे जैसे ग्रो करेंगे सर्विस सेक्टर के प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो बढ़ती ही जाएगी। एक्चुअली स्टैंड अप बताएं जो मैंने मास्क उतार के बता सकते, स्पीक लाउडली। पॉज करना बेटा। As the income level of people is rising, अब जब आपकी इनकम बढ़ती है तो आप घूमने भी जाएंगे, घूमने पे पैसा खर्च करेंगे, आप गाड़ी खरीदेंगे, गाड़ी पे पैसा खर्च करेंगे, आप रिक्रिएशन के ऊपर ज्यादा पैसा खर्च करेंगे। और जैसे जैसे इनकम बढ़ती है तो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे प्राइवेट स्कूल में आएंगे, रेस्टोरेंट्स की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि आप बाहर जा रहे हैं, तो सर्विस सेक्टर की डिमांड अपने आप जनरेट हो जाएगी। तो जैसे जैसे इनकम लेवल इंक्रीज होता है लोगों की इच्छाएं या जरूरतें बढ़ती हैं, और जरूरतें बढ़ने के साथ उनकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ने के साथ ही टूरिज्म और शॉपिंग ये भी बढ़ते हैं। Over years, service such as communication technology become essential and important. The expansion of these services also help in raising the importance of tertiary sector. जैसे जैसे कम्युनिकेशन और टेक्निक डेवलप हो रही है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर भी डेवलप हो रहा है। Where are the most of people engaged? ज्यादातर लोग किस फील्ड में काम करते हैं? प्राइमरी सेक्टर। Still 52% people are engaged in primary activities. What do you mean by disguised unemployment? Disguised unemployment क्या होता है? जब एक काम को करने के लिए ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व किया जाता है जबकि वही काम कम
खेत में काम करें और 6 लोग वहां से इंडस्ट्रियल सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं या सर्विस सेक्टर में शिफ्ट हो जाएं काम करने के लिए, तो भी खेत की प्रोडक्शन के ऊपर कोई असर पड़ेगा नहीं। बल्कि वो जो 4 लोग हैं वो ज्यादा समय तक खेत में काम कर पाएंगे, तो उनके वर्किंग आवर्स भी, जो वर्किंग टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। दिस गाइस एम्प्लॉयमेंट मींस in that situation in which more people are engaged in that work which can be done by the small number of people। यानी कि वो सिचुएशन जब ज्यादा लोग किसी काम को कर रहे हो, जबकि कम लोगों के काम करने से भी प्रोडक्शन के ऊपर कोई फैक्टर नहीं आता है। अगर 10 मशीनें हैं और काम करने के लिए 4 लोग हैं, तो 4 मशीनें तो काम करेंगी, चलेंगी, और 6 मशीनें जो है वो यूजलेस रहेंगी, प्रोडक्शन पे इफेक्ट आएगा। तो हमें ज्यादा वर्कर्स की जरूरत है। लेकिन 2 एकड़ लैंड के ऊपर अगर 10 लोग की बजाय 4 लोग भी काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी सेम बनी रहेगी, प्रोडक्शन में कोई फैक्टर नहीं आएगा। नेक्स्ट इज हाउ कैन वी क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द प्राइमरी सेक्टर। हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज कैसे बढ़ा सकते हैं? देखिए, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। जब कल्टीवेशन और हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, क्रॉप उगाने का, क्रॉप काटने का, उस टाइम पे तो काम ज्यादा होता है, उस टाइम पे लोगों के पास काम होता है। लेकिन बीच का जो टाइम पीरियड होता है, जब फसल पकती है, तो उस समय किसान के पास कोई काम नहीं होता। तो अगर वो प्राइमरी सेक्टर में सिर्फ खेती की बजाय मल्टीपल क्रॉपिंग करते हैं, या डेयरी फार्मिंग करें, फिशरीज या मछली पालन करें, या वो हैंडीक्राफ्ट, हाथ से चीजें बनाने का काम करें, तो सारा साल उनको काम अवेलेबल रहेगा। नॉट जस्ट दिस, दे कैन इंक्रीज देयर फैमिली इनकम आल्सो। उससे उनके परिवार की आय भी जो है वो बढ़ जाएगी। तो प्राइमरी सेक्टर को डेवलप करने की जरूरत क्यों है? एज मोस्ट ऑफ द पीपल आर एंगेज्ड इन प्राइमरी सेक्टर, ज्यादातर जनसंख्या जो है वो किसमें इन्वॉल्व है? प्राइमरी सेक्टर के अंदर। तो अपॉर्चुनिटीज बढ़ाने की जरूरत है, क्योंकि लोग काम वहीं पे कर रहे हैं। सर्विस सेक्टर का साइज तो बढ़ रहा है, लेकिन वहां पर लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। जोमेटो पे 2 ही लोग जो है वो डिलीवरी कर देते हैं, जबकि 8-8 घंटे की यूनिट बना दें तो 3 लोगों को काम मिलेगा। ऐसे ही होम डिलीवरी जो करते हैं, या प्राइवेट सेक्टर के अंदर 2 ही एम्प्लॉय से काम कर चलाया जाता है, जबकि वहां पर 3 लोग भी काम कर सकते हैं, और उससे इनकम ज्यादा, तो एम्प्लॉयमेंट जो है वो ज्यादा जनरेट होगा। If government provide loans to the less rate and construct a well so the field become irrigated and one could get more amount of food crops from it। अभी जहाँ पर हमारे देश में इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है, भारत एक मॉनसूनल क्लाइमेट वाला कंट्री है, और हमारी फसल डिपेंड करती है रेनफॉल पे, क्योंकि बहुत सारा एरिया ऐसा है जहाँ पर पानी की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। तो बारिश जब होती है तभी फसल होती है, और जब बारिश का सीजन चला जाता है तो फसल भी नहीं होती। अगर सरकार इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवा दे, या लोगों को कम कीमत पर, कम इंटरेस्ट के ऊपर लोन अवेलेबल करवाए ट्यूबवेल्स लगाने के लिए, तो इरिगेशन डेवलप हो जाएगा, और इरिगेशन बढ़ने के कारण फसल जो है वो ज्यादा उगा पाएंगे, और मल्टीपल क्रॉपिंग करेंगे, एक से ज्यादा फसल उगाएंगे। एज ए रिजल्ट इनकम बढ़ जाएगी। जब सारा साल में एक ही फसल उगाते हैं तो उसे गुजारा होगा बस, लेकिन एक की बजाय अगर 3 फसल उगा देंगे, रबी, खरीफ और ज़ैद, तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा और इनकम भी इंक्रीज होगी। समझ आ रहा है? फिर जब आंसर लिखते हो तो गलती करते हो। If government provide the facilities of dams and canals, so this leads to a lot of employment in agricultural sector। अगर सरकार नहरें बिछा दे, नहरों का जाल बिछा दे, ट्यूबवेल्स अवेलेबल करवाए, और इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल करवाए, एज ए रिजल्ट इससे प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। The person who is growing more now needs some other facilities like transportation for selling goods। अब कोई व्यक्ति है जो खेती तो ज्यादा करता है, फसल की पैदावार अच्छी हो रही है, ज्यादा सरप्लस प्रोडक्शन हो रही है, लेकिन पास में बेचने के लिए मार्केट नहीं है, सड़क नहीं है जिससे कि वो अपने माल को, सामान को मार्केट तक ले जा सके, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? उसका माल सड़ जाएगा और इनकम भी जनरेट नहीं हो पाएगी। कोई
व्यक्ति अगर केले की खेती करता है और केले को वो बैलगाड़ी में लाद कर कच्चे रोड से अगर मंडी तक लेकर आएगा, तो क्या मंडी तक उसका फल सही पहुंच पाएगा? वो रास्ते में केले जो होंगे वो खराब हो जाएंगे। लेकिन अगर अच्छी रोड्स होंगी, कम्युनिकेशन सिस्टम अच्छा होगा, मार्केट अच्छे से डेवलप होगी, तो उसका बेनिफिट मिलेगा और उससे लोगों की इनकम जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज बढ़ेंगी। If government provide cheap transport facilities and fertilizers, agricultural equipment at cheap rates, so it also helps in improving the opportunities of the primary sector. अगर सरकार किसानों को सस्ती दर पर खाद बीज अवेलेबल करवाती है, सरकार किसानों को ट्यूबवेल्स लगवा कर देती है, कम इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड करती है, तो उससे किसानों की इनकम जो है वो ज्यादा बढ़ जाएगी। उनके ऊपर लोन का जो कर्ज है वो कम हो जाएगा, क्योंकि जो छोटे किसान हैं उनके पास कोलेटरल्स नहीं होते हैं। एज ए रिजल्ट कोलेटरल ना होने के कारण वो क्या करते हैं, जो इनफॉर्मल सेक्टर है, मनी लेंडर है, कोई रिश्तेदार है या कोई परिवार का सदस्य है, उससे लोन लेते हैं और उसके बदले में उनके बहुत ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अगर बैंक ही चीप रेट पे लोन प्रोवाइड कर दे, सब्सिडी दे दे किसानों को, तो एज ए रिजल्ट उनकी इनकम जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। डिफरेंस बिटवीन ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वो सेक्टर जहां पर जॉब सिक्योरिटी होती है, स्टेबिलिटी होती है, वो कहलाता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। बेसिकली हम इसे गवर्नमेंट जॉब्स के नाम से जानते हैं। क्यों हम ये कहते हैं कि गवर्नमेंट सरकारी नौकरी होनी चाहिए, सरकारी नौकरी होनी चाहिए? बिकॉज ऑफ स्टेबिलिटी, कि एक बार अगर आपको जॉब मिल गई है तो कोई आपको वहां से हटा नहीं सकता। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर कौन सा सेक्टर है? जिसमें की जॉब सिक्योरिटी नहीं होती। दूसरा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर हेल्थ फैसिलिटीज, मेडिकल फैसिलिटीज और अदर बेनिफिट्स मिलते हैं, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा, पीपीएफ ईपीएफ मिलता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर ये फैसिलिटीज नहीं होती। तीसरा, ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में अगर आप बीमार हैं तो सरकार या इंस्टीट्यूशन आपको मेडिकल क्लेम ही प्रोवाइड करता है, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता। ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जब आप काम करते हैं तो जो आज जितना आप काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलेगी, लेकिन इनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के अंदर एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, काम ज्यादा लिया जाता है और लेबर और जो पेमेंट होती है वो काफी कम होती है। ये बेसिक डिफरेंस है। हमने इसका एग्जांपल लिया था कि दो लोग हैं, लक्ष्मी और दूसरे का नाम, वो काम करते हैं, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है, लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो लेडी काम करती है उसको मेडिकल फैसिलिटीज है, जो वो बीमारी में छुट्टी ले सकती है, उसकी सैलरी नहीं कटेगी। लेकिन अगर एक रिक्शा पुलर है, अगर वो काम पर नहीं जाएगा तो उसको सैलरी मिलेगी नहीं, उसको कोई काम नहीं मिलेगा। ये डिफरेंस है ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का। क्लियर है? Yes. Yes. कृपया लिखते हुए ध्यान रखें कि लिखना कैसे है। ये अटेंडेशन मैटर्स कि आप किस तरीके से लिख रहे हैं। कितना इजी सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है ये। ज्योग्राफी, इको, जनरल चीजें हैं जो अपने लाइफ में देखते हैं, लेकिन कमी कहाँ जाती है? आपके लिखने में। आप उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जबकि आपको पता है कि वो क्या चीज है। और इस बार तो ये भी अपॉर्चुनिटी भी है, अदरवाइज तो